तो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्री चार्जेस, नो चार्जेस इज फिक्स्ड। तो इससे पहले हमने जो इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था उसमें कुछ चार्जेस फिक्स थे और फिर एक चार्ज को रखना होता था और उसको इक्विलिब्रियम में हमें यहाँ पे पुट करना होता था। लेकिन अब इसमें सभी चार्जेस अगर फ्री हो तो सभी चार्जेस का इक्विलिब्रियम हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सभी चार्जेस यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। और जो फोर्सेज यहाँ पर है वो सिर्फ फोर्सेज कौन से हैं? ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। बाकी फोर्सेज यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जा रहे। तो ओनली अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हमें यहाँ पे चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ले रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि कम से कम हमें 3 चार्जेस के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि 2 चार्जेस अगर सिर्फ हैं तो किसी भी एक पे फोर्स दूसरे की वजह से लगेगा तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो एटलीस्ट हमें 3 चार्जेस की यहाँ बात करनी होगी। तो 3 चार्जेस यहाँ पर हैं। अब इन 3 चार्जेस को आप कैसे रखोगे कि ये इक्विलिब्रियम में रहें? तो उन 3 चार्जेस पे कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, उनके साइन पे कुछ कंडीशन आएंगे, उनके मैग्नीट्यूड पे कुछ कंडीशंस आएंगी, उनको रखने के हिसाब में कुछ कंडीशंस आएंगी। जैसे मान लीजिए कि 3 चार्जेस हैं तो ठीक है, 3 चार्जेस यानी कि 3 पॉइंट चार्जेस। उन 3 पॉइंट चार्जेस को या तो एक लाइन में आप रखोगे या फिर एक लाइन में नहीं रखोगे। ये 2 केसेस हो सकते हैं। अगर लाइन में रखेंगे तो कोलिनियर हो गए, अगर लाइन में नहीं रखेंगे तो उनसे एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है, सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूँ। अगर ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स पे अगर चार्जेस रखे हैं तो इसके वजह से लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे आ गया, इसके वजह से लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे आ गया। कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में। और कुछ ना कुछ अगर एंगल क्रिएट होगा तो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो किसी भी एक चार्ज पे 2 फोर्सेस लगेंगे, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, बाकी के 2 फोर्सेस लगेंगे, बाकी के 2 चार्जेस फोर्स लगाएंगे। अब वो फोर्सेस का नेट तभी जीरो हो पाएगा जब फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो। तो 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है जब वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, यही केस बच सकता है यहाँ पर। तो हमें चार्जेस को एक लाइन में रखना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो पहला यहाँ पर हमारे पास में कंक्लूजन ये है कि चार्जेस को आप इस तरीके से नहीं रख सकते, उनसे ट्राइंगल नहीं बना सकते, उनसे आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, उनको कोलिनियर तरीके से रखोगे। तो चार्जेस मस्ट बी केप्ट अलोंग ए लाइन। एक लाइन के अलोंग यहाँ पे चार्जेस को हमें रखना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद में चार्जेस को एक लाइन में रख रहे हैं तो अब चार्जेस किस किस तरीके के हो सकते हैं? क्या तीनों चार्जेस पॉजिटिव या तीनों चार्जेस नेगेटिव हो सकते हैं क्या? तो आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फोर्सेस अपोजिट लगने चाहिए हर एक चार्ज के ऊपर और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल भी होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यही वाला ले लूँ तो ये जो है ये दोनों मिल करके चाहे आप ये वाला केस ले लो चाहे आप ये वाला केस ले लो, ये दोनों मिल करके इसको रिपेल कर रहे होंगे। दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। तो इस पर तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि सभी चार्जेस के जो यहाँ पे साइन है वो एक जैसे नहीं हो सकते। तीनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, तीनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। तो ऑल चार्जेस कैन नॉट हैव सेम साइन। एक जैसा साइन उनका नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ठीक है, चार्जेस का अगर सेम साइन नहीं हो सकता है तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है कि या तो 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव या फिर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, फिर इस तरीके का होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का अगर मैं लेके चलूँ प्लस प्लस और माइनस सपोज मैं लेके चलता हूँ, क्या इस सिचुएशन में हो पाएगा यहाँ पर ये? तो अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो इस माइनस को ये दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों ऐसे फोर्स लगा देंगे। तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस माइनस या माइनस माइनस ये प्लस, ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। इस तरह की कॉम्बिनेशन जो है तो ये कॉम्बिनेशन भी वैलिड नहीं हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे वैलिड नहीं हो पा रहा है। अगर मैं जो बीच का माइनस था उसको यहाँ पे कहीं रख दूँ, जो माइनस था उसको बीच में रख दूँ, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस इसके वजह से अट्रैक्टिव, इसके वजह से रिपल्सिव। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। इस पे लगने वाले फोर्सेस इसके वजह से इधर अट्रैक्टिव, इसके वजह से इधर अट्रैक्टिव। ठीक है, ये भी अपोजिट हो गए। फिर उसके बाद में इस पे लगने वाला फोर्स इसके वजह से अट्रैक्टिव और इसके वजह से रिपल्सिव। ठीक है, तो सभी पे अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई इसमें फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन क्या तीनों मैग्नीट्यूड बराबर के चार्जेस हो सकते हैं? क्या मैग्नीट्यूड तीनों के बराबर हो सकते हैं? तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर मान लीजिए बराबरी आ गई यहाँ पे तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा फिर तो, क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा देगा और ये उतने ही मैग्नीट्यूड का है तो ये कम फोर्स लगाएगा दूर हो जाने की वजह से। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं हो सकते हैं। तो जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस, ये 2 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं और सभी चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होने चाहिए। ऑल चार्जेस कैन नॉट हैव
सेम मैग्नीट्यूड। तो अगर 3 चार्जेस के जहाँ तक बात है तो 3 चार्जेस को आपको स्ट्रेट लाइन में रखना होगा। यहाँ पर पहली चीज़ तो ये आ गई, एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, तीनों चार्जेस कोलिनियर होने चाहिए, तीनों चार्जेस के साइन एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग साइन होने चाहिए। तो अलग अलग साइन अगर होंगे तो या तो प्लस प्लस माइनस होगा या फिर माइनस माइनस प्लस होगा। तो इस तरीके से नहीं रख पाएंगे आप उसको, ठीक है, इस तरीके से नहीं रख सकते। तो कैसे रखेंगे, तो साइड में 2 सेम साइन वाले चार्ज होंगे और अपोजिट साइन वाला जो चार्ज है वो बीच में आएगा। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस या फिर प्लस प्लस माइनस। और इस कॉन्फ़िगरेशन में भी सभी के मैग्नीट्यूड जो है बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरह क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि 2 चार्जेस यहाँ पहले से रखे हुए हैं +q 4q, फाइंड नेचर लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। तो थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सच दैट द सिस्टम 3 चार्जेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो तीनों चार्जेस का जो सिस्टम है वो आपस में इक्विलिब्रियम में यहाँ पर रहे और यहाँ पे कोई भी चार्ज फिक्स नहीं है। पहले ही क्वेश्चंस में हम फिक्स किया करते थे कुछ चार्जेस को, लेकिन नो चार्ज इज फिक्स, ऑल चार्जेस आर फ्री और वो इक्विलिब्रियम में है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ओनली। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज उनको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ पर लग रहे हैं और कोई दूसरे फोर्सेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमने जो अब डिस्कस किया इससे पहले उससे हमें ये पता है कि प्लस प्लस अगर है तो फिर एक माइनस का चार्ज होना चाहिए और वो इनके बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये हो गई कि माइनस का चार्ज होना चाहिए, यानी कि माइनस क्यू होना चाहिए। तो जहाँ तक नेचर की बात है तो नेगेटिव होना चाहिए। सपोज़ इनके बीच का जो गैप है मैं वो आर ले लेता हूँ। अब रखना कहाँ पर है, तो पहले जब हम फिक्स चार्जेस वाले क्वेश्चन किया करते थे कि ये दोनों अगर फिक्स हैं तो वो क्या लोकेशन होगी जहाँ पर इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स, इसके वजह से इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो जाए। तो जो लोकेशन फाइंड आउट करने वाला सवाल है वो तो वही है कि आप कहाँ पे रखो जिसकी वजह से फोर्स यहाँ पे 0 लगे इस पर। एक तो ये फोर्स लगाएगा और एक ये फोर्स लगाएगा। तो जो हमने पहले कंसेप्ट्स या रिजल्ट्स डेवलप किए हुए हैं आप उनको भी डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करके ये पार्ट कर सकते हो कि अगर आप इस डिस्टेंस को लेट से r1 एज्यूम करते हो, इसको r2 एज्यूम करते हो, तो जो r1/r2 है ये हमने देखा हुआ है कि ये √q1/√q2 के बराबर आता है। और यहाँ पर अगर ये किया जाए तो √q √4q यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। तो 1:2 में डिवाइड करना, तो r1:r2 यहाँ पर जो है वो 1:2 आ रहा है। तो इससे आप r1 निकाल सकते हो कि ये r/3 आ जाएगा और जो r2 है वो निकाला जा सकता है कि यहाँ पर ये 2r/3 आ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी अगर हमें ये चीज़ याद नहीं है तो डेफिनेटली हमें फिर बेसिक्स का यूज़ करके इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को मैं यहाँ पे C मान लेता हूँ और मैं इक्विलिब्रियम ऑफ C यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो C जो चार्ज है यहाँ पर A की वजह से फोर्स अट्रैक्टिव ऐसे लगेगा। जस्ट हम मैग्नीट्यूड्स को बराबर करेंगे, जो भी इक्वेशंस लिखेंगे उसमें जस्ट फोर्सेस के मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन का हमें आइडिया लग चुका है कि ऐसे ऐसे लगेगा या नेगेटिव चार्ज होगा। बस A कितना फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, B कितना फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर लिखूँ तो K डिवाइडेड बाई r1² ये हो गया। फिर उधर से जो फोर्स लग रहा है B K 4Q डिवाइडेड बाई r2²। और ये जो इक्वेशंस लिखते हैं उसमें हमेशा जो अननोन चार्ज है वो कैंसिल ही हो जाता है, तो वो कभी भी इससे कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। यहाँ से सिर्फ आप पोजीशन निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ से जाओ तो जो r1/r2 है, यहाँ से देख सकते हो कि r1 उधर जाएगा और ये 1/4 नीचे आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो r1/r2 यहाँ पर 1/2 के बराबर आ गया और r1 + r2 जो है वो r के बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये r1 r2 निकाल सकते हैं और वही आंसर आ जाएंगे जो हमने ऊपर देख रखे हैं। आंसर को आप हमेशा ध्यान में रखो कि जो आंसर्स हैं, जो कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है उससे डिस्टेंस कम आएगा, जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज है उससे डिस्टेंस ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर है कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि चार्ज ये जो कैपिटल Q है वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो अभी तक हमने सिर्फ इसमें जो प्रिंसिपल्स लगाए हैं वो प्रिंसिपल्स सिर्फ क्या लगाए हैं इसमें कि हमने C चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखा। तो C चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने से हम ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है, पोजीशन कैलकुलेट हो गया। अब A और B में से किसी एक चार्ज को आप इक्विलिब्रियम में रख दो। तो सपोज़ मैं इक्विलिब्रियम ऑफ B यहाँ पर कंसिडर करता हूँ और इस पे फोर्सेस को बैलेंस कर देता हूँ। तो B का अगर मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पर देखूँ तो ये +4Q चार्ज यहाँ पर B
बी पर सी की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ए की वजह से रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को बराबर कर दो तो सी की वजह से लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, तो के, अब जस्ट मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड में बस कोई माइनस वगैरह नहीं, सिर्फ कैपिटल क्यू, 4Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो है R2, और R2 यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा है कि B और C, ये जो B और C थे इनके बीच में डिस्टेंस R2 था, तो R2 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो R2 हमारे पास में है 2R/3, तो 2R/3 का स्क्वायर। अब A और B, तो A और B R डिस्टेंस पर है, फोर्स कितना लगेगा, तो KQ 4Q डिवाइडेड बाई R²। तो यहाँ से कई सारे कैंसिलेशंस हो रहे हैं, तो K4Q कैंसिल हो गया यहाँ से, और कैपिटल Q आप देख सकते हो कि बच गया यहाँ पर, R² भी दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/9, तो 4/9 उधर चला जाएगा, तो 4/9Q। आप ये ध्यान रखो कि आपने जैसे सही मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, आपको जो फाइनल आंसर करना चाहिए, फाइनल आंसर को कुछ इस तरीके से करना चाहिए, -4Q/9, या अगर आप को ऑप्शंस दिए गए हैं एग्जाम में, तो ऑप्शंस में अगर एक -4Q/9 लिखा हुआ है और एक +4Q/9 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली वी विल गो विद माइनस साइन। तो हमने यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, ये जस्ट आपको मैग्नीट्यूड दे रहा था यहाँ पर ये कैलकुलेशन, उसमें हमने यहाँ पर अपना जो भी एनालिसिस था कि हाँ माइनस होना चाहिए, और माइनस को इंक्लूड किया, और फाइनल आंसर बिल्कुल करेक्ट इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को जब यहाँ पे मैं सॉल्व मैंने किया यहाँ पे, तो कई लोगों को हो सकता है कि डाउट हो जाए कि हमने सी का इक्विलिब्रियम देख लिया, हमने बी का इक्विलिब्रियम देख लिया, व्हाट अबाउट ए, क्या हमने ए का इक्विलिब्रियम देखा, क्या ये जो आंसर्स आ रहे हैं इससे ए का इक्विलिब्रियम इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हो रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो इक्वेशन भी अलग से लिख के देख सकते हो, इक्विलिब्रियम ऑफ ए लिख करके सॉल्व करोगे तब भी क्यू का यही आंसर आपको मिलेगा, लेकिन बिना वो सब किए कि वही आंसर मिलेगा उसको सॉल्व करने के बाद भी, उससे पहले भी हम यहाँ बता सकते हैं कि हमने ए का इक्विलिब्रियम भी यहाँ पर इंश्योर करवा दिया। जब हमने बहुत पहले जब कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पर भी देखा था कि कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे पे लगते हैं। जैसे ए और सी के बीच में अगर हम फोर्स देखें तो ए सी पे जितना फोर्स लगाएगा सी ए पे उतने फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। वही हाल सी और बी के बीच में होगा, वही हाल बी और ए के बीच में भी होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस पूरे को एज ए सिस्टम यहाँ पर लूँ और सभी के फोर्सेस को ऐड कर दूँ तो वो सभी का फोर्सेस यहाँ पर नेट जीरो आएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ इसमें कि नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन बी और नेट फोर्स ऑन सी, तो ये जो नेट फोर्स का समेशन यहाँ पे तीनों पे आ रहा है ये जीरो ही आना चाहिए। तो ये जीरो आना चाहिए। हमने ये इंश्योर करवा लिया कि नेट फोर्स ऑन बी जीरो है, यहाँ पर हमने ये इंश्योर करवा लिया कि नेट फोर्स ऑन सी जीरो है। तो बचा यहाँ पर क्या, नेट फोर्स ऑन है, तो डेफिनेटली इसको जीरो होना पड़ेगा। अगर हमने इसको सही से सॉल्व करके यहाँ पर इन दोनों को जीरो इंश्योर करवा दिया है तो ये ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगा कि यहाँ पर ये इस पर नेट फोर्स जो है ए के ऊपर वो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें अगर इक्विलिब्रियम देखा जाए कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे किस टाइप का है, तो चार्जेस को डिस्प्लेस करा के देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेकर के आऊँ, सपोज मैं इसको यहाँ लेकर के आ गया, तो जब मैं इसको थोड़ा इधर डिस्प्लेस कराता हूँ तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था कि इन दोनों के फोर्सेस बैलेंस हो रहे थे। अब जैसे ही मैं थोड़ा इधर जाऊँगा तो इसका पलड़ा भारी हो जाएगा, एक तरीके से ये डोमिनेट करेगा, इसकी वजह से ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा इस पर। तो अट्रैक्शन यानी कि ये जो चार्ज है वो ज़्यादा अट्रैक्शन इधर की तरफ लगाएगा इस पर। इसका भी अट्रैक्शन होगा लेकिन थोड़ा अब ये कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया। तो इसके वजह से इधर जो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा था ये कम हो गया, उधर के साइड में इसका जो अट्रैक्शन था वो बढ़ गया। तो इस पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स इधर की तरफ लगने लग जाएगा, और क्योंकि नेट फोर्स इक्विलिब्रियम से अवे लगने लग गया इस पर, तो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। और चार्ज के लिए भी आप देख सकते हो, जैसे 4Q के लिए अगर आपको देखना है यहाँ पे, तो 4Q के लिए भी इसको आप विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पर जब 4Q था तो इसके वजह से और इसके वजह से लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो बैलेंस हो रहे थे, नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो रहा था। अब थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेस कराया जाए तो डिस्प्लेस कराने के बाद में अब ये कैसे देखा जाए कि इस पर नेट फोर्स कैसे लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप 4Q को बिल्कुल इसके बगल में रखते हैं, अगर मान लीजिए कि बिल्कुल इसके साथ चिपका के रख रहे हो, -4Q/9 के साथ बिल्कुल चिपका के रखा हुआ है, तो अगर दो पॉइंट्स को बिल्कुल अगर चिपका के रखा जाए एक तरीके से तो R जीरो हो गया और जो फोर्स लगेगा वो इनफाइनाइट टाइप का हो जाएगा। तो जब 4Q इसके बहुत नज़दीक है तो इसकी चलेगी ज़्यादा, ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा। तो एक तरीके से इस नेगेटिव के साथ में आपने इसको बिल्कुल चिपका के यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो चार्ज है भले ही मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा हो, कुछ भी हो यहाँ पर, ये इसके वजह से इस पर रिपल्सिव फोर्स कम लगेगा लेकिन इसका अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा इसके वजह से अट्रैक्शन। लेकिन अब डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो क्या होता जा रहा है कि इसका फोर्स कम होता चला जा रहा है।
तो और वो कम क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे लगातार आप बढ़ाते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जा कर के ऐसा हो गया यहाँ पे कि इसका फोर्स और इसका फोर्स यहाँ पर जाके बैलेंस कर गए, और बैलेंस कर गए तो ये कम मैग्नीट्यूड का चार्ज था और ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज था, यहाँ जा कर के ये बैलेंस कर गए। लेकिन इस पूरे रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो इस पूरे रीजन के अंदर जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो कौन है, तो Q और -4Q/9, इन दोनों में मैं डोमिनेंस चेक कर रहा हूँ कि इन दोनों का डोमिनेंस किसका ज़्यादा है। तो इसका डोमिनेंस यहाँ पर ज़्यादा है, इसका डोमिनेंस यहाँ पर कम था। यहाँ पे जाके दोनों के जो डोमिनेंस है वो बराबरी पे आ गए। लेकिन जैसे अब यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ से आगे आप जैसे बढ़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर जाकर के डोमिनेंस इनके बराबर हो गए थे। अब इसके बाद में अगेन डोमिनेंस यहाँ पर बदलेंगे, और कैलकुलेशन वाइज भी ये देखा जा सकता है कि अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में ये जो +Q चार्ज है इसका डोमिनेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर से आगे बढ़ेंगे तो प्लस की वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, माइनस की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कम होगा। इस चीज़ को आप ये ध्यान में रख सकते हो कि ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस पे मैग्नीट्यूड का इफेक्ट ज़्यादा मैटर करता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है तो अब ज़्यादा बड़े डिस्टेंसेस पे जाएगा तो मैग्नीट्यूड वाइज ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। ये मैग्नीट्यूड वाइज कम है तो इसका फोर्स अब इस पॉइंट के बाद में कम हो जाएगा। तो इस पर भी जो नेट फोर्स आता है वो नेट फोर्स इधर की तरफ ही आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम एक स्टेटमेंट के तौर पे भी याद रख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली इज ऑलवेज अनस्टेबल। इस तरीके का इक्विलिब्रियम जो कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंडर हो, यानी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अगर लग रहे हो तो ऐसा अगर इक्विलिब्रियम होता है तो वो हमेशा ही अनस्टेबल होता है, इट इज़ ऑलवेज अनस्टेबल। तो अब हो सकता है कुछ लोगों को ये याद आने लगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम एसएम के क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे, लेकिन उसमें अगर ये ध्यान दिया जाए तो ये चार्ज फिक्स था, यहाँ पर ये चार्ज फिक्स था, और फिक्स करने के लिए कोई ना कोई और फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा। तो इस चार्ज को फिक्स करने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने में कोई ना कोई दूसरा फोर्स यहाँ पे जरूर आ रहा होगा अलॉन्ग द सरफेस या अलॉन्ग दिस लाइन और जॉइनिंग द चार्जेस, जो इनको फिक्स करने में हेल्प कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली वाला केस नहीं है, लेकिन अगर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली वाला केस है तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम ऑलवेज अनस्टेबल होगा। इसको एज ए स्टेटमेंट वी कैन रिमेंबर। और ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली थ्योरम है, ये इसको बोला जाता है अर्नशो थ्योरम। तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हो कि इट इज़ अर्नशो थ्योरम। तो अर्नशो थ्योरम कहती है कि इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ओनली इज ऑलवेज अनस्टेबल। अब इसका एक जनरल प्रूफ अगर हम देने की यहाँ बात करें कि क्या जनरल प्रूफ है इसका, हमने तो एक पर्टिकुलर केस के लिए देख लिया कि हाँ अनस्टेबल है यहाँ पर ये, तो इसका जनरल प्रूफ है वो गॉस लॉ से किया जा सकता है। तो गॉस लॉ वगैरह अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो गॉस लॉ से इट कैन बी प्रूव्ड। तो एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट आप कर सकते हो। सपोज ये दो चार्जेस हैं +Q1 एंड +Q2, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 एंड R2। तो एक थर्ड चार्ज यहाँ पर लेकर के आना है। फाइंड नेचर, लोकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। लोकेशन का मतलब है पोजीशन वेक्टर, तो उसका पोजीशन वेक्टर आपको पता करना है। थर्ड चार्ज फॉर इक्विलिब्रियम के लिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बस वो क्वेश्चन हम डायरेक्टली डिस्टेंसेस के फॉर्म में देके कर रहे थे। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, थोड़ा वेक्टर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो एग्जैक्टली कंसेप्ट वाइज वही क्वेश्चन है। तो अब तक हमने 3 चार्जेस का इक्विलिब्रियम यहाँ पर देखा है। अगर 3 से ज़्यादा चार्जेस हो तो फिर एक उनके बारे में एक एनालिसिस करना उतना आसान नहीं होगा कि उनको एक लाइन पर रखें, कैसे रखें। तो उनको बहुत डिफरेंट तरीके से रखा जा सकता है। तो उनके लिए एक कोई जनरल एनालिसिस करना इतना पॉसिबल नहीं होगा। उनको जस्ट हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे उन क्वेश्चंस को हमें जस्ट अटैम्प्ट करना है। उनका कॉन्फ़िगरेशन हमें पहले से ही दिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये 3 चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया कि वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर हैं, और फिर हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड नेचर, पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो 3 चार्ज यहाँ पे रखे हुए थे, कोई चार्ज यहाँ पे फिक्स नहीं है। थर्ड नहीं है यहाँ पर, दिस इज़ फोर्थ, नाउ इट विल बी 4 चार्ज। तो 4 चार्ज को हमें यहाँ पे रखना है जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले तो आप 4 चार्ज का इक्विलिब्रियम इंश्योर करो। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसके सेंटर पे अगर चार्ज को रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है, गिवन कि जो वर्टेक्स हैं उस पर इक्वल चार्जेस हो। तो वर्टेक्स पे इक्वल चार्जेस हैं, तो जो भी आप यहाँ पे 4 चार्ज लेकर के आओगे तो बाय सिमेट्री आप बोल सकते हो कि आप उसको इसके सेंट्रोइड या सेंटर पे रखोगे। तो जो यहाँ पे Q है वो एट सेंटर होगा।
अब यहाँ पे कैसा होगा, तो इसको अगर देखना चाहें तो अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इसकी वजह से और इसके वजह से जो फोर्सेज आएंगे वो फोर्सेज ऐसे और ऐसे होंगे। सपोज ये एफ और ये भी एफ, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, तो इसके वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो नीचे की तरफ लगना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में आपस में अट्रैक्शन होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग हो पाएगी यहाँ पर। तो अट्रैक्शन होना चाहिए, इसका मतलब जो क्यू है वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारे दो चीज़ें सॉल्व हो गई यहाँ पे कि नेचर नेगेटिव होना चाहिए और पोजीशन सेंटर पे रखा होना चाहिए बाय सिमेट्री। हमने सिमेट्रिकल इस तरह की सिचुएशन ली है यहाँ पर। अब बात आती है कि यहाँ पर अब क्यू होना कितना चाहिए, तो क्यू कितना होना चाहिए उसके लिए अब यहाँ पर अगर क्यू कुछ भी रखा जाए तो इस पर तो फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन हमें इनके ऊपर ही फोर्स जीरो करना है यहाँ पर। तो उसके लिए क्यू की एक कुछ फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, तभी इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर या फिर इसके ऊपर फोर्स जीरो हो पाएगा। तो मैं ऊपर वाला चार्ज यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इस पर देखता हूँ कि नेट फोर्स कितना आ रहा था यहाँ पर इस पर, और उतना ही फोर्स यहाँ पर ये नीचे की तरफ इस पर लगा रहा होगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ एफ डैश। तो ये जो एफ यहाँ पर दो आ रहे हैं एफ इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और ये रहा एफ डैश। तो एफ और एफ 60 डिग्री एंगल बन रहा है, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए। तो एफ और एफ 60 डिग्री आ रहा है, तो एफ रूट 3 इनका रिजल्टेंट हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों का मिलाकर के जो रिजल्टेंट आएगा वो 2f cos 30 हो गया। तो डायरेक्टली वी कैन राइट कि एफ डैश इज इक्वल टू 2f cos 30। cos 30 इज √3/2, तो वही एफ रूट 3 जिससे हमने बताया था कि 60 डिग्री एंगल होता है। तो ये आंसर चला आता है √a² + b² + 2ab cos थीटा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। एफ डैश की वैल्यू अगर मैं रखूँगा तो मेरे को फिर ये डिस्टेंस चाहिए होगा, और इससे पहले के लेक्चर में भी हमें ये डिस्टेंस एक बार कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये डिस्टेंस याद रखना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। दिस इज़ r/√3। तो एफ डैश की जो वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज k/q r/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये इसी तरीके से फिर ये f निकालना है, तो f एक तरीके से इन दोनों के पेयर्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा था, तो इट इज़ kq² डिवाइडेड बाय r²। तो दोनों साइड से r² का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये kq और एक kq यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस q को आप उठा लो यहाँ से, तो एक तरीके से ये 1/√3 का स्क्वायर यानी कि 1/3 हो जाएगा फिर ये, और 1/3 इधर चला जाएगा, तो q इज़ इक्वल टू q/3। ये आंसर बन जाना चाहिए इसका। सॉरी, इसमें यहाँ पर एक √3 भी चल रहा है यहाँ पर ये, तो आप इस √3 को भी साथ में लेके चलो। तो दिस इज़ √3 हियर, और उसके बाद में जो फाइनल आंसर बनेगा वो हो जाएगा q/√3। अगर हम प्रॉपर साइन के साथ इसका आंसर करना चाहते हैं तो प्रॉपर साइन के साथ q इज़ इक्वल टू -q/√3 इसका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज q इज़ इक्वल टू -q/√3।